नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पीएम मोदी पर उठते सवालों की। 7 देशों के नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। संसद के दोनों सदनों में छिड़े घमासान की। देखेंगे किसानों और ट्रेड यूनियंस की राहुल गांधी से मुलाकात ने कैसे उड़ाई मोदी सरकार की नींद। वंदे मातरम को लेकर सरकार के फैसले पर क्यों छिड़ी बहस। जानेंगे योगी ने मोदी को क्या दिया मैसेज। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बांग्लादेश में कौन बना रहा सरकार। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना की एमपीएमएलए कोर्ट से मिली जमानत। तीनों लंबित मामलों में अदालत ने दी बेल। 6 दिनों बाद बेऊर जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जिम्बाब्वे ने किया बड़ा उलटफेर। ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराया। ब्लेजिंग मुजार बानी की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए कंगारू बल्लेबाज। बदल गया पीएमओ का पता। सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ पीएम ऑफिस। साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद पीएम ने किया नई बिल्डिंग का उद्घाटन। तेलंगाना नगर निगम और निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने दर्ज की प्रचंड जीत। 116 में से 90 नगर पालिकाओं पर कांग्रेस का कब्जा। बीजेपी और अन्य दलों का प्रदर्शन रहा फीका। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 1048 अंकों की गिरावट के साथ 82,626 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 336 अंकों की गिरावट के साथ 25,471 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के एप्स्टीन फाइल्स में हुए खुलासे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एप्स्टीन के अपराध और उसके अपराध जगत में शामिल नामी ग्रामी हस्तियों पर हुए खुलासे ने तमाम देशों की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब भारत की सियासत में भी इस पर बवाल मच गया है। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम इस फाइल में आने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार को ही घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। एप्स्टीन मामले में मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जब ये मुद्दा सदन में उठाया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम इसमें शामिल होने पर सवाल करना चाहा तो उन्हें बोलने नहीं दिया गया और आनंद फानन में केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, मीडिया के सामने सफाई पेश की, लेकिन अब उनके ही बयान उन पर भारी पड़ गए हैं। कांग्रेस ने उनके बयानों पर ही पलटवार करते हुए उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे कहा कि हरदीप सिंह पुरी ने झूठ बोला। खेड़ा ने कहा, ये हरदीप पुरी हैं, इस देश के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया। कुछ तो कारण रहा होगा। हरदीप पुरी ने एप्स्टीन से मुलाकात पर कहा था कि उन्हें पता नहीं था कि वो कहां जा रही हैं। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि ये कितना शर्मनाक है कि ऐसी बात एक फॉरेन सर्विस का अधिकारी कह रहा है जो कि अमेरिका में एम्बेसडर था। वहीं हरदीप पुरी का बयान कि हमें एप्स्टीन का क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पर शक था, इस पर भी पवन खेड़ा ने तीखा सवाल पूछा है। उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। पवन खेड़ा ने उनके एक और दावे का खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी एप्स्टीन से ज्यादा बात नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने 46 पन्नों के सबूतों के साथ उनके झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा, आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर डिजिटल इंडिया की जानकारी एप्स्टीन को शेयर करने के आरोप लगाए। उन्होंने रीड हॉफमैन के मेल का हवाला देकर कहा कि हरदीप पुरी ने भारत के नागरिकों से पहले एप्स्टीन को डिजिटल इंडिया की जानकारी दे दी थी। उन्होंने पीएम मोदी से सीधा सवाल किया कि आप हरदीप पुरी के माध्यम से देश की जानकारी किसे और क्यों दिलवा रहे थे? आखिर मोदी जी, हरदीप पुरी और एप्स्टीन का क्या रिश्ता है? एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है जो नरेंद्र मोदी पहले जैसे नहीं रहे? कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जिन्होंने अपना कैंपेन घर घर मोदी से शुरू किया था वो आज थर-थर मोदी हो गया है। उन्होंने मीडिया को यह भी याद दिलाया कि कैसे 7 देशों में एप्स्टीन फाइल्स की वजह से इस्तीफों की झड़ी लग गई। लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी सरकार कांग्रेस के इन आरोपों पर क्या जवाब देती है? क्या वो खुद को बेकसूर साबित कर पाएगी या भारत में भी नेताओं के इस्तीफे होने वाले हैं? एप्स्टीन फाइल्स को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। संसद में भी इस पर बहस जारी रही। संसद के बजट सत्र के पहले फेज का आखिरी दिन पूरा हो गया है और सदन की कार्यवाही आज भी हंगामे के साथ ही शुरू हुई।
लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विरोध जताया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। तो क्या कुछ हुआ संसद में खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त टकराव देखने को मिला। संसद परिसर में विपक्ष ने भारत अमेरिका ट्रेड डील, चीन भारत संबंध और एप्स्टीन मामले में हरदीप पुरी के इस्तीफे समेत तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान आरजेडी सांसदों ने केंद्र सरकार से आरक्षण नीति में बदलाव करने की मांग की और पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अपना विरोध दर्ज कराया। हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगाए और इसके 5 मिनट बाद ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। इस दौरान एजुकेशन और कानून मंत्रालय से जुड़े कुछ बिल पेश किए गए। राज्यसभा में आसन और विपक्ष के नेता के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने भाषण का बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड से हटा दिए जाने का दावा किया। दरअसल प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मैंने ये कहा था कि राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए ये अच्छा अवसर है। मैंने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय महत्व के दूसरे विषयों पर अपना भाषण रखा था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की वेबसाइट पर जो भाषण अपलोड किया गया है, इसमें मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा काट दिया गया है। मेरे भाषण से इस सरकार के कामकाज पर तथ्यों के साथ की गई मेरी टिप्पणियों और प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना के पार्ट को हटा दिया गया है। उसे हटा देना फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। सदन में खड़गे ने सभापति से न्याय की अपील की। वहीं सभापति ने खड़गे को यह हिदायत दी कि आप चेयर के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। इधर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से सरकार ने यू टर्न ले लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद में राहुल गांधी के खिलाफ सरकार फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि एक सांसद ने उनके खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इस बयान से साफ है कि सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसी के साथ बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो गया, जिसके अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही करीब 10 मिनट ही चल पाई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 घंटे तक चली। अब संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 23 दिन के ब्रेक के बाद 9 मार्च से शुरू होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में विपक्ष के तेवरों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जिस तरह राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं, संसद में भी वो हमलावर हैं और अब उनकी मुलाकात किसानों और ट्रेड यूनियंस के साथ हुई है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के खिलाफ विपक्ष भी अब किसानों और ट्रेड यूनियंस के साथ आ गया है। और अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया ट्रेड डील को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। एक दिन पहले ही तमाम किसान संगठनों ने इस समझौते के विरोध में भारत बंद बुलाया और अब 13 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में इन किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक ने साफ कर दिया है कि विपक्ष अब किसानों के मुद्दे पर सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है और भारतीय किसानों के हितों का सौदा किया है। पार्टी ने लिखा, इस ट्रेड डील से अमेरिका के किसान अपना माल भारत में बेचकर मुनाफा कमाएंगे, जिससे भारत के किसानों के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अगर मोदी सरकार ने अपना ये देश विरोधी फैसला वापस नहीं लिया तो एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। राहुल गांधी ने इस बैठक के दौरान कहा कि इस समझौते से कृषि आयात के दरवाजे खुल गए हैं, जिससे भारतीय बाजारों में अमेरिकी उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी और स्थानीय किसानों की कमर टूट जाएगी। बैठक में मौजूदा किसान नेताओं ने विशेष तौर पर मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवों की खेती करने वाले किसानों की आजीविका को लेकर गहरी चिंता जताई। नेताओं का मानना है कि अमेरिका के सस्ते आयात के कारण भारतीय किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने उन किसान नेताओं के नाम भी शेयर किए जो इस बैठक में शामिल हुए। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस से सुखपाल सिंह खैरा, ग्रामीण किसान मजदूर समिति राजस्थान से रणजीत सिंह संधू, भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा से एडवोकेट अशोक बलहारा, केएमएम केरल से पीटी जॉन, बीकेयू क्रांतिकारी से बलदेव सिंह जीरा, प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट से आर नंद कुमार, बीकेयू शहीद भगत सिंह से अमरजीत सिंह मोहरी, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अखिलेश शुक्ला, आम किसान यूनियन के केदार सिरोही, किसान कांग्रेस पंजाब के किरणजीत सिंह संधू, राज्यसभा के गुरप्रीत सिंह संघा, किसान मजदूर मोर्चा इंडिया के गुरमनीत सिंह मंगल, जम्मू कश्मीर जमींदारा फोरम के हमीद मलिक,
केएमएम के तेजवीर सिंह, हरियाणा किसान संघर्ष समिति के धर्मवीर गोयल, कृषक समाज के ईश्वर सिंह नैन और दक्षिण हरियाणा किसान यूनियन के सतवीर खटाना। यानी देखा जाए तो राहुल गांधी और किसान संगठनों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि अगर मोदी सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भारत बंद के बाद किसानों के साथ विपक्ष का खड़ा हो जाना सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। किसानों और ट्रेड यूनियन से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में चर्चा गर्म है। वहीं वंदे मातरम पर मोदी सरकार के फैसले को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इसके सम्मान में सरकार ने कुछ नियम बनाए, लेकिन इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध तेज हो चला है। उन्होंने इसे मानने से ही इनकार कर दिया है। तो कैसे वंदे मातरम पर अपने ही फैसले पर घिर गई है मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है और अब सरकार के इस फैसले का मुस्लिम संगठनों की तरफ से भारी विरोध होने लगा है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसे पक्षपाती फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि ये संविधान में दी गई धार्मिक आजादी पर हमला है। वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान ने इसे हिंदू संस्कृति थोपने की कोशिश करार दिया। उनका कहना है कि मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। गीत की कुछ पंक्तियां इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आइए एक बार जान लेते हैं कि वंदे मातरम के ये नियम क्या हैं, जिसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम जरूरी। 6 छंद का पूरा 3 मिनट 10 सेकंड वाला संस्करण बजेगा। गीत के दौरान सभी का खड़े रहना जरूरी। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों साथ हों तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। बस इसी फैसले ने देश में एक नई राजनीतिक और धार्मिक बहस छेड़ दी है। विरोध के इसी सिलसिले में बेंगलुरु से मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी ने कहा है कि चूंकि ये देश एक सेक्युलर देश है और इस देश का जो संविधान बनाया गया है उसके आर्टिकल 25 और 19 में इस बात की इजाजत दी गई है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई इसे गाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हालांकि मुसलमान होने के नाते हमारी मान्यताओं और आस्था के अनुसार इस गाने में दूसरे देवी देवताओं का जिक्र है। जो ये वंदे मातरम का तराना है, अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई पढ़ते हैं हमको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वह हैसियत मुसलमान उसके अक़ीदे के मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक इसमें बाज़ देवी देवताओं को जो ज़मीन पर रहते हैं तो उनकी पूजा करने और उनकी इबादत करने की बात कही गई है। उस वजह से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने ये कहा कि ये तराना मुनासिब नहीं है। विपक्षी नेताओं ने भी मुस्लिम संगठनों की इस मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है, हाँ, नहीं किया जा सकता। आप पढ़िए, वंदे मातरम का सम्मान है, हम भी खड़े होंगे, लेकिन आप मुझसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि मैं अपनी उपासना का तरीका बदल लूंगा? नहीं बदलूंगा, इसमें कौन बात है। मेरा संविधान ने मुझे इजाजत दी है। यानी वंदे मातरम पर सरकार का ये फैसला उसके लिए ही सिरदर्द बन गया है। अब मुस्लिम संगठनों के इस विरोध के बाद सरकार इस फैसले में कोई तब्दीली करती है या नहीं, ये देखना होगा। वंदे मातरम पर मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल अजित पवार के जान जाने पर भी बने हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में जान जाने के पीछे गहरी साजिश बताई जा रही है और इसमें उनकी ही पार्टी के दिग्गज का नाम सामने आ रहा है, जिसके बाद ये गुत्थी और उलझ गई है। और अब इस मामले में क्या खुलासा सामने आया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में जान चली गई, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ शोक की लहर दौड़ी तो दूसरी तरफ ये सवाल गूंजने लगा कि एक हादसा था या साजिश। इसी सवाल को लेकर अब एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में भी एनसीपी नेता प्रमोद हिंदुराव के सनसनीखेज खुलासे की बात कही गई है। प्रमोद हिंदुराव ने खुलासा किया है कि पहले अजित पवार प्लेन से नहीं बल्कि गाड़ी से बारामती जाने वाले थे। सामना में छपे लेख के मुताबिक प्रमोद हिंदुराव ने कहा, अजीत दादा सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर एक महत्वपूर्ण काम लेकर सुनील तटकरे आए। उस काम में काफी समय लग गया। उसे लेकर सुनील तटकरे के साथ दादा की बहस भी हुई और एक बड़ा टेंडर रद्द करने के प्रस्ताव पर चर्चा से दादा मानसिक रूप से काफी परेशान हो गए थे। इस कारण काफी देर हो गई और दादा की पूरी रात बेचैनी में बीती थी। देर हो जाने के कारण दादा ने कार के बजाय अगली सुबह विमान से बारामती जाने का फैसला लिया। उसी विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना और उसमें अजीत दादा का निधन हो जाना अत्यंत दुखद घटना रही। वहीं अब एनसीपी नेता के इस बयान ने सनसनी फैला दी है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में शरद पवार के एनसीपी गुट के नेता रोहित पवार ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले से जुड़े कई बिंदुओं पर ध्यान खींचा था। वहीं सामना में भी ये दावा किया गया है कि इससे पहले रोहित पवार ने भी अजीत गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके चलते उस रात दादा का मूड खराब हो गया।
ऐसे में दादा के समर्थकों के मन में अब सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के नाम को लेकर शंका होने लगी है। जैसा आप जानते हैं कि 28 जनवरी की सुबह बारामती में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया था और उनकी जान चली गई थी, जिसके बाद उनके निधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साथ ही उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। और इस बीच प्रमोद हिंदूराव के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अजित पवार की जान जाने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में उफान है, तो यूपी और दिल्ली की सियासत में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर विपक्ष ने दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उसका दावा है कि शायद इस बार दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। तो क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर अक्सर ही चर्चा गरमाई रहती है। विपक्ष की तरफ से राज्य सरकार और केंद्र के बीच खींचतान के दावे किए जाते हैं और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल हाल ही में सीएम योगी ने एक्स पर अपना कवर फोटो चेंज किया, जिसमें वो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ दिख रहे हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट में डिफेंस कॉरिडोर के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। बजट के बाद सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल फोटो बदल दी। नई फोटो में वो ब्रह्मोस मिसाइल के साथ नजर आ रहे हैं। इसी फोटो को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने लिखा, अब क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? दिल्ली लखनऊ की लड़ाई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है क्या? तो योगी का कवर फोटो चेंज करना और उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का यह पोस्ट इशारा करता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि सियासत में अक्सर ही योगी को मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा यह भी होती है कि मोदी और अमित शाह योगी को उनकी जगह नहीं देखना चाहते। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश ने दिल्ली वर्सेस लखनऊ की राजनीतिक खींचतान की तरफ इशारा किया हो। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हालांकि बीजेपी हमेशा इन दावों को खारिज करती आई है। अब देखना यह है कि बीजेपी अखिलेश के इस मिसाइल वाले तंज का कोई जवाब देती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बांग्लादेश में चुनावी उलटफेर को। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के नतीजों में बीएनपी को बम्पर जीत हासिल हुई है, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन दूसरे दल इन नतीजों से खुश नहीं है। इस बीच पूर्व पीएम शेख हसीना की देश वापसी को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो क्या है चुनाव के नतीजे और इन नतीजों के बाद क्या है बांग्लादेश के हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। सभी को इंतजार था बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के गठन का, और सबसे बड़ा सवाल अगर कुछ था तो वो ये कि क्या चुनाव के बाद बांग्लादेश में शांति आएगी। और अब चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में एक नई सुबह की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार के चुनाव में 300 में से कुल 299 सीटों पर वोटिंग कराई गई, जिनमें बीएनपी ने 211 सीटें जीतकर बड़ा बहुमत हासिल किया है, जबकि जमाते इस्लामी को 68 सीटें मिली, जिसके बाद बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का पीएम बनना तय हो गया है। लेकिन इन नतीजों से जमाते इस्लामी और छात्रों की नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी संतुष्ट नहीं है। बहरहाल अब नतीजों की घोषणा के बाद 14 फरवरी को तारिक रहमान पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देशों ने उन्हें बधाई भी दी है। हालांकि तारिक रहमान ने जश्न की बजाय पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में स्पेशल नमाज पढ़ने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि चुनावी तैयारियों के बीच ही बीएनपी के अध्यक्ष और तारिक की मां खालिदा जिया का निधन हो गया था, और अब 20 साल बाद उनकी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। इस जीत के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि शेख हसीना के देश वापसी का रास्ता भी अब खुल सकता है। इसके संकेत उनके बेटे ने दिए हैं। अवामी लीग के नेता और हसीना के बेटे साजिद वाजेद ने बीएनपी से संपर्क बनाने की बात कही है। इसके अलावा तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के भारत से संबंधों में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे इस बार आम चुनाव के साथ ही मोहम्मद यूनुस के जुलाई चार्टर पर भी वोटिंग करवाई गई थी, और इसे भारी जन समर्थन भी मिला है, जिससे देश की राजनीति में बड़े बदलाव आने अब तय माने जा रहे हैं। दरअसल यह चार्टर संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों का प्रस्ताव देता है, जिसमें राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना शामिल है। अब देखना यह होगा कि इन चुनावों के बाद बांग्लादेश का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।